अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान करते हैं कि आप सभी को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर हिंदी पाक्षिक पत्रिका अवध प्रहरी के युवा शौर्य विशेषांक के आज के इस विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्रीमान ब्रजलाल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान समीर त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी, श्रीमान बाबूलाल शर्मा जी, अवध प्रहरी के संपादक श्रीमान शिवबली विश्वकर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव पत्रकार मित्रों, अवध प्रहरी पत्रकार के इस युवा शौर्य विशेष संपादक और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि आज अवध प्रहरी स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर इस युवा शौर्य विशेषांक का यहाँ पर विमोचन हो रहा है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में स्वदेश और स्वाभिमान और स्वधर्म का भाव जागृत हो, यह देश के स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड से ही देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद से जो एक क्रम प्रारंभ हुआ, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अवध प्रहरी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर इस विशेष इस पत्रिका के संपादक और संपादकीय टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान किस रूप में इस पूरे देश के लिए प्रेरक हो सकता है, अनुकरणीय हो सकता है, इस नए विशेषांक के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन के विभिन्न पक्षों को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का एक अवसर वर्तमान समाज को प्राप्त होगा।
हम सब जानते हैं कि अतीत से भटका हुआ समाज कभी अपने उज्जवल भविष्य की आधार नहीं रख सकता। हमारा अतीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उस प्रकार के प्रेरणापुंज हमें अपने वर्तमान के सामने रखने पड़ेंगे और उन प्रेरणापुंजों में जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देशभक्ति का, शौर्य और पराक्रम का एक नया पाठ पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया, वह नाम है महाराणा प्रताप का। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप के नाम की जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें हम सबके सामने आती हैं, और वो बातें इस रूप में कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर का केवल एक ही संदेश था कि राणा एक बार केवल हमें बादशाह स्वीकार कर लें, हम उनके मेवाड़ में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न उनसे किसी प्रकार का कोई कर लेंगे, लेकिन केवल एक बार वह अकबर को अपना बादशाह स्वीकार कर लें। उन्होंने इसके लिए अनेक अपने सेनापतियों को भेजा, जिसमें जयपुर के राजा मानसिंह भी थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक स्वर में कह दिया था कि मैं अकबर को बादशाह नहीं मान सकता, क्योंकि वह तुर्क है और वह वही रहेगा। वह मित्रता की आड़ में हमारे सम्मान के साथ, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा, और कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता। और अगर हमारा सम्मान है, हमारे अंदर कुछ भी स्वाभिमान है, तो हम एक विदेशी को, एक विधर्मी को अपना बादशाह स्वीकार नहीं कर सकते, और अंतिम दम तक अपनी इन बातों पर महाराणा प्रताप अडिग रहे। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप की आज से 500 वर्ष पूर्व कही गई ये बातें आज भी हम सब के लिए उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई हैं। उस कालखंड में महाराणा प्रताप के सामने चुनौतियां थीं। चुनौतियां स्वाभाविक रूप से थी। एक और अकबर जैसा बादशाह, जिसका एक विशाल भूभाग में शासन था, भारी सेना थी, अपने राज्य रजवाड़ों को बचाने के लिए अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान को गिरवी रखने वाले तमाम राजा भी थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को पहले ही रौंद डाला था। लेकिन उस सब के बावजूद अकेले अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी एक छोटी सी रियासत को लेकर के भारत के स्वाभिमान और भारत के सम्मान की रक्षा करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय महाराणा प्रताप ने दिया, आज यही कारण है कि हम 500 वर्षों के बाद भी महाराणा प्रताप को उसी सम्मान के साथ स्मरण कर रहे हैं, और उनके उस शौर्य और पराक्रम से प्रेरणा प्राप्त करके
अपनी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। एक पक्ष वह जो विपरीत परिस्थितियों में किसी भी उस ताकत के सामने उनकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं, वह महाराणा प्रताप का पक्ष है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजे रजवाड़े उस समय भी महाराणा प्रताप को इस बात के लिए धिक्कारते थे कि एक ही बार तो उसको बादशाह कहना है, लेकिन अनावश्यक खून खराबा करने के लिए महाराणा प्रताप किस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। थोड़ा सोचिए, अगर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली होती तो क्या आज हम मेवाड़ के उस राजवंश को, महाराणा प्रताप को राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक के रूप में इस प्रकार का सम्मान देते? और वही बात आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब पर भी लागू होती है। जब हम अपने कुछ तनिक से स्वार्थ के लिए अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के साथ कभी कभी इस प्रकार की छेड़छाड़ करने लगते हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति होने की संभावना बनी रहती है। एक पक्ष वह है, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता कौन हारा यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है अपनी सेना के साथ उस समय की सबसे बड़ी ताकत के सामने जूझते हुए महाराणा प्रताप ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दिया था, इतिहास में इस प्रकार का उदाहरण मिलना बिरला है। और यही नहीं, वो लड़ाई एक दिन की नहीं थी, कई वर्षों तक अरावली की पहाड़ियों में लड़ा गया और अंततः अपने उन सभी दुर्ग और किलों को वापस जीत करके महाराणा प्रताप ने बात साबित की थी कि महान अकबर नहीं बल्कि महान महाराणा प्रताप ही हैं, जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम के बल पर उस कालखंड में भी भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा को बनाए रखने का कार्य किया था। दूसरा पक्ष आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब देखते हैं, अब भारत के अंदर कहीं भी आप जाएं, वनवासी समाज आज भी अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानता है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं, एक अच्छी संख्या उनकी है। वे महाराणा प्रताप के चेतक की पूजा आज भी करते हैं, महाराणा प्रताप को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ था, मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर में तीसरी बार में चुनाव के लिए जब उतरा, तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि गोरखपुर महानगर से सटा हुआ एक मोहल्ला है, तो उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले में आप चलिए। तो मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा पता नहीं, वे लोग कभी आपके पास नहीं आते, बीजेपी के पास भी नहीं जाते, लेकिन वे सभी लोग 100% वोट आपको करते हैं। मैंने कहा क्यों? हम लोग तो कभी वहां गए नहीं। मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं, वहां से कोई कार्यकर्ता भी नहीं। उस मोहल्ले के बारे में माना जाता था कि वहां जितने पुरुष हैं दिन भर शराब पी करके पड़े रहते हैं, वहां का माहौल बड़ा खराब है। महिलाएं दिन भर शहर में जहां कहीं उनको कार्य मिलता है, कार्य करते आते हैं, जो कमाती हैं उसी से उनका घर चलता है। तो चूंकि पुरुष में जो अधिकतर थे वे शराब पीते थे, इसलिए हम लोग भी वहां जाने से अवॉइड करते थे कि वहां क्या जाना है। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने जिद की कि वहां चलिए, तो मैं तैयार हो गया। मैंने कहा चलो। लगभग
1500 की आबादी का मोहल्ला है। तो मैं उस मोहल्ले में गया, जैसे मैं वहां गया मुझे देख के सब चौंके, सब खड़े हुए। और जितने पुरुष थे सच था ज्यादातर नशे में थे, लेकिन जैसे मुझे देखे तो उनके चेहरे पे एक नई चमक थी। महिलाएं भी सब खड़े होकर के अपने दरवाजे पे स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उससे प्रश्न किया मैंने, कभी मैं तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहा हूं, आपके मोहल्ले में मैंने आज तक कुछ किया भी नहीं है, मैं कभी आपके बीच आया भी नहीं, कभी मैंने आपके बारे में सोचा भी नहीं, फिर भी आप लोगों के चेहरे से, आपके हाव भाव से लगता है कि आप लोग सब मुझे वोट देना चाहते हैं। उन्होंने कहा देना नहीं चाहते, हम देते हैं, और इस बार भी देने जा रहे हैं, आप नहीं भी आते तब भी हम देते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखिए आप आए ना आए लेकिन हम वोट आप ही को देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और महाराणा प्रताप ने स्वदेश और स्वधर्म का जो पाठ पढ़ाया, हम आज पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी आदतें खराब हो गई हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उनकी जो सेना की टुकड़ी अलग अलग और गई थी, उसी में से कुछ लोग यहां आ गए होंगे, हम उनकी संतानें हैं। क्योंकि युद्ध से हम भागे थे, इसलिए आज भी छुप करके रहते हैं कि समाज के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन रक्त हमारे पास आज भी भारत का है, मेवाड़ का है, और जहां कहीं भी देश और धर्म की बात आएगी तो हम हमेशा वहां खड़े होंगे। हम लोग किसी जाति में नहीं फंसेंगे, किसी भी अन्य उसमें नहीं फंसेंगे जिसके कारण कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पुनः कलंकित होना पड़े। और यही स्थिति, ये केवल गोरखपुर के एक मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप थारू जनजाति के बीच में चले जाइए, आप अन्य जनजातीय समाज के बीच में चले जाइए, वे अपने आप आज भी अपने आप को योद्धा कौम के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वे आज भी अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करती हैं कि हम वास्तव में भारत के प्राचीन सेना के हिस्से हैं, प्राचीन सैनिक हैं, प्राचीन योद्धा हैं। हमने इस देश और इस धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, और हम कभी भी इस देश और इस धड़ पर फिर आंच नहीं आने देंगे। ये भाव केवल यहीं पर ही नहीं, आप सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर के देखिए। मुझे याद है 1999 के आसपास की घटना है, जब कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध के समय असम के अंदर बोडो आंदोलन चल रहा था, और उस दौरान एक घटना घटी थी। उस समय काफी हिंसक आंदोलन, उनका हिंसक संघर्ष चल रहा था सुरक्षा बलों के साथ। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने घुसपैठ की कारगिल क्षेत्र में, और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो बोडो जाति के लोगों ने भारत सरकार के सामने, उन अलगाववादियों ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हम समर्पण करना चाहते हैं। समर्पण की शर्त क्या है? उन्होंने कहा समर्पण की कोई शर्त नहीं, हमारी एक ही शर्त है कि हम भारत की तरफ से पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। हमारी बात हो सकता है हम किन्हीं कारणों से, गलती से हम लोगों ने भारत की सेना या भारत के सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है, हम बातचीत करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपने देखा होगा उस समय सैकड़ों की संख्या में बोडो अलगाववादियों ने समर्पण किया था। वो अलग विषय है कि भारत सरकार ने उनको सीमा पर नहीं भेजी। हमारी सेना बहादुरी के साथ पाकिस्तानियों से लड़ी, पाकिस्तान को परास्त करके 1999 के कारगिल के युद्ध को भारत ने जीता। लेकिन वह भाव अंततः जब राष्ट्रभक्ति का वो भाव पैदा होता है, तो पूर्वोत्तर का बोडो अलगाववादी भी इस बात को बोलने के लिए खड़ा हो जाता है कि नहीं, हमारी एक ही शर्त है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें लड़ने दीजिए। यह है राष्ट्रभक्ति जो भारत के रग रग में बसी हुई है। और मुझे लगता है जब हम इस
राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तब हमें स्मरण होता है महाराणा प्रताप का, तब स्मरण होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, तब स्मरण होता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, तब स्मरण होता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, तब स्मरण होता है इस देश के उन हुतात्माओं का जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत की स्वाधीनता के लिए बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। आज आवश्यकता है हम उन लोगों को जोड़ने का कार्य करें। महाराणा प्रताप आखिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अनवरत कई वर्षों तक अरावली की पहाड़ियों में इस युद्ध को लड़ते रहे, किसके दम पर और किसके बल पर? कौन थे महाराणा प्रताप के साथी? वहां के भील थे, वहां के मीणा थे, वहां के वे जातियां जिन्हें आज आप दलित कहते हैं, जिन्हें आज पिछड़ा कहते हैं, जिन्हें आप वनवासी कहते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में लड़ते रहे, अकबर को और उनकी सेना को परास्त करते रहे। अकबर जीते जी महाराणा प्रताप का बाल बांका नहीं कर पाया, मेवाड़ का बाल बांका नहीं कर पाया, और यही भारत की सबसे बड़ी विजय थी। और मुझे लगता है कि आज भी वह विजय हम सबको इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि हम सब इससे प्रेरणा प्राप्त करें, इससे सीखें, इससे जानें कि आखिर महाराणा प्रताप की विजय का कारण क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय के पीछे का कारण क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने में कौन लोग योगदान दे रहे थे। अगर हमने उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः हमने समाज को जाति के आधार पर बांटने का कुत्सित पाप नहीं किया होता। अगर यह हो रहा है तो इसके पीछे कारण है जिससे ताकत कमजोर हो, भारत के अंदर राष्ट्रभक्ति की ताकत कमजोर हो, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की ताकत कमजोर हो, भारत की एकता और अखंडता की ताकतें कमजोर हों। छत्रपति शिवाजी महाराज की उस पूरी लड़ाई को आप देखें, जब औरंगजेब के छक्का छुड़ाते हुए अंततः औरंगजेब स्वयं ही मर जाता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का बाल बांका नहीं कर पाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पूरी लड़ाई को देखिए, पंच प्यारे कौन थे? इसी समाज से निकले हुए वे जातियां हैं जिन्हें आप दलित कहते हैं, जिन्हें आप अति पिछड़ा कहते हैं, जिन्हें आप किन्हीं कारणों से अपने आप से अलग कर देते हैं, लेकिन एक योग्य योजक के नेतृत्व में किस रूप में उनका पराक्रम बोलता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लड़ी गई उस लड़ाइयों में आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। भाइयों बहनों, एक अवसर है हम सबके सामने, जब इन महापुरुषों के उस संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके हम एक बार पुनः भारत के अतीत से प्रेरणा प्राप्त करके इन महापुरुषों के शौर्य और पराक्रम से प्रेरणा प्राप्त करके अपने भावी जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी अपने हाथों में ले सकते हैं। और उस गारंटी के लिए आज यह अवसर हम सबके सामने आया है, जब महाराणा प्रताप की जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर अवध प्रहरी के युवा शौर्य विशेषांक का यहां पर विमोचन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जो इस पत्रिका के संपादकीय टीम ने महाराणा प्रताप के जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर के इस पत्रिका को प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है वह सचमुच एक सराहनीय प्रयास है। मैं अवध प्रहरी की पूरी संपादकीय टीम को इस बात के लिए हृदय से साधुवाद दूंगा कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए उन सभी पक्षों को लेकर के उन्होंने कार्य किया और आज के परिप्रेक्ष्य के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी किया है,
क्योंकि आज भी हम सबके सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। महिला सुरक्षा एक चुनौती बनी हुई है। महिला सुरक्षा किस रूप में होनी चाहिए, हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी ने अपने उद्बोधन में इस बात का उल्लेख भी किया कि कैसे महाराणा प्रताप के पुत्र के द्वारा, कुंवर अमर सिंह के द्वारा, जब कुछ मुगल महिलाओं को बंधक बना करके रखा गया, महाराणा प्रताप को जानकारी मिलती है तो ये स्वयं जाकर के उनके सामने स्वयं खेद व्यक्त करते इस बात को कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं हो सकती, वो भले ही मेरा पुत्र ही क्यों न हो, ये भले ही युद्ध ही क्यों न रहा हो। यह जो भाव है भारतीयता का भाव, यह भाव कब हम लेकर के आएंगे, कब हम इन भावों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कब हम अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान को गिरवी रखते हुए देखते रहेंगे। मुझे लगता है आज का यह अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर मैं अवध प्रहरी प्राक्षिक जो पत्रिका है, इसके युवा शौर्य विशेषांक के विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर एक बार पुनः इस पाक्षिक पत्रिका के संपादकीय टीम को हृदय से साधुवाद देते हुए, आप सब ने महाराणा प्रताप की जो जयंती के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए, इतनी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को मनाया, क्योंकि जब हम अंग्रेजी तिथि देखते हैं तो 9 मई को ही यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन तिथि के अनुसार आज इस कार्यक्रम को इन्होंने विमोचन की दिशा से यहां पर रखा है। महाराणा प्रताप का स्मरण किया और इस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता हुई। आप सबको भी हृदय से साधुवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।